नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास जो पन्ने हैं वो हम सबके बचपन की यादों से जुड़े हैं। कहानी है बादशाह अकबर और उनके सबसे होशियार मंत्री बीरबल की स्वर्ग की यात्रा। अब हम सबने ये कहानी कभी ना कभी सुनी ही होगी, तो आज हम इसे सिर्फ दोहराने नहीं वाले बल्कि इसकी परतें उधेड़ने वाले हैं। मतलब ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये महज एक बच्चों की कहानी क्यों नहीं है, बल्कि ये स्ट्रैटेजी, साइकोलॉजी और मुश्किल हालात से निपटने का एक पूरा कोर्स है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। ये कहानी खास तौर पे उन लोगों के लिए बहुत दिलचस्प है जो अपने बच्चों को मुश्किलों से लड़ने की कला सिखाना चाहते हैं, या फिर गर्भवती महिलाएं जो अपने आने वाले बच्चे के लिए एक सकारात्मक और मजबूत माहौल बनाना चाहती हैं। इस कहानी में जो सबक छुपे हैं वो आज भी उतने ही जरूरी हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे बीरबल ने यहाँ एक बहुत ही आधुनिक मनोवैज्ञानिक तरकीब का इस्तेमाल किया, जिसे हम स्ट्रैटेजिक इन्वर्जन कह सकते हैं। मतलब दुश्मन के वार को ही अपनी ताकत बना लेना। चलिए इस दिलचस्प केस स्टडी में उतरते हैं। बहुत बढ़िया। तो कहानी की शुरुआत होती है अकबर के दरबार से, जहां कुछ मंत्री बीरबल की शोहरत और बादशाह से उनकी नजदीकी से जलते थे। ये बात तो समझ आती है, दरबारी राजनीति में ऐसा तो होता ही है। उन्होंने बीरबल को रास्ते से हटाने का एक प्लान बनाया, लेकिन जो तरीका उन्होंने चुना वो बड़ा अजीब था। उन्होंने शाही नाई को अपनी साजिश में शामिल किया। मुझे हमेशा ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि इतने बड़े बड़े मंत्री और उन्होंने मदद ली एक नाई की। ऐसा क्यों? ये बहुत अच्छा सवाल है और यहीं से साजिश की पहली परत खुलती है। देखिए, नाई को चुनना एक बहुत ही सोचा समझा मनोवैज्ञानिक दांव था। सोचिए, नाई वो शख्स है जिसे बादशाह के सबसे निजी पलों में उनके करीब जाने की इजाजत होती है। जब वो बाल काट रहा होता है तो बादशाह एक तरह से रिलैक्स होते हैं, उनका दिमागी कवच उतरा हुआ होता है। उस वक्त कही गई बात सीधी दिल पर असर करती है। किसी मंत्री की औपचारिक बात में साजिश की बू आ सकती थी, पर नाई की कही बात एक आम मासूम सी गपशप लगती है। वो एक अनसीन इन्फ्लुएंसर था, जिसकी बात का वजन उसकी पदवी से नहीं, उसकी पहुंच से था। वाह, ये तो मैंने कभी ऐसे सोचा ही नहीं। तो ये सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल था, और हुआ भी वही। एक दिन नाई बाल काटते हुए बड़ी मासूमियत से अकबर से कहता है, जहां पना, कल रात मैंने आपके अब्बा हुजूर को ख्वाब में देखा। वो कह रहे थे कि वो स्वर्ग में बहुत आराम से हैं, बस आपकी बहुत याद आती है। अब अकबर अपने पिता को बहुत चाहते थे, तो वो ये सुनकर एकदम भावुक हो गए। और यहीं पर साजिश करने वालों ने दूसरा दाव खेला। उन्होंने अकबर की सबसे बड़ी ताकत, यानी उनके अपने परिवार के प्रति प्यार को ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बना दिया। दुख और यादें इंसान के तर्क को धुंधला कर देती हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा बादशाह क्यों ना हो। जैसे ही अकबर भावुक हुए, बाकी मंत्रियों ने माहौल बना दिया। क्यों न किसी समझदार इंसान को स्वर्ग भेजकर पिताजी का हालचाल लिया जाए। और जैसे ही सवाल उठा कि कौन जाएगा, सबने एक साथ बीरबल का नाम ले लिया। ये तो बीरबल के लिए एक परफेक्ट जाल था। एक ऐसी स्थिति जहां वो न हाँ कह सकते हैं न ना। अगर मना करते हैं तो बादशाह की नजर में बुरे बन जाते। हाँ, कि अपने प्रिय पिता के लिए फिक्रमंद नहीं है, और अगर हाँ कहते हैं तो मौत पक्की थी। लेकिन मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है बीरबल का रिएक्शन। उन्होंने गुस्सा नहीं किया, बहस नहीं की, सीधा बादशाह के पास जाकर ये नहीं कहा कि जहां पना ये सब मेरे खिलाफ साजिश है। क्यों? उनके पास तो बादशाह का भरोसा था। यहीं पर बीरबल की जीने समझ में आती है। वो जानते थे कि अकबर इस वक्त तर्क से नहीं, भावनाओं से सोच रहे हैं। अगर बीरबल सीधा साजिश का पर्दाफाश करने की कोशिश करते तो हो सकता है कि मंत्री ये साबित कर देते कि बीरबल अपनी जान बचाने के लिए बहाने बना रहे हैं। इससे बादशाह के मन में शक पैदा हो सकता था। इसलिए बीरबल ने लड़ने की बजाय उस साजिश को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं जाऊंगा। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक कंसेशन या एक्सेप्ट एंड एम्पलीफाई। उन्होंने दुश्मनों की बात को उनसे भी ज्यादा गंभीरता से ले लिया और खेल के नियम खुद तय करने शुरू कर दिए। और नियम भी क्या खूब तय किए। बीरबल ने कहा, जहां पना मैं स्वर्ग जाने को तैयार हूं, पर मेरे खानदान में एक रस्म है कि हमें जिंदा दफन किया जाता है, वो भी घर के बाहर बनी कब्र में। मैंने तो पहले से ही अपने घर के बाहर एक जगह तैयार करवा रखी है। ये तो बहुत ही अजीब शर्त थी। अजीब थी, लेकिन ब्रिलियंट थी। इस एक शर्त से बीरबल ने पूरा गेम पलट दिया। उन्होंने मौत की जगह और तरीका खुद तय करके कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। साजिश करने वाले चाहते थे कि वो बीरबल को कहीं दूर ले जाकर मार डालें, लेकिन बीरबल ने अपनी मौत का मंच अपने ही घर के बाहर लगवा लिया। और यहीं पर उनकी दूरदर्शिता दिखती है। जैसा कि कहानी बताती है, उन्होंने पहले से ही उस कब्र से अपने सोने के कमरे तक एक सुरंग खुदवा रखी थी। अच्छा, यहीं पर एक सवाल उठता है,
क्या ये थोड़ा ज्यादा फिल्मी नहीं लगता कि उन्होंने पहले से ही एक सुरंग खुदवा रखी थी? क्या ये कहानी को और मजेदार बनाने के लिए बाद में जोड़ा गया हिस्सा हो सकता है? ये एक बहुत वाजिब सवाल है। लोक कथाओं में अक्सर ऐसे तत्व होते हैं जो सच से ज्यादा सांकेतिक होते हैं। हो सकता है कि असल में सुरंग ना हो, लेकिन ये सुरंग एक बहुत बड़े आइडिया का प्रतीक है। हमेशा एक एग्जिट स्ट्रैटेजी तैयार रखो। बीरबल हमें ये सिखा रहे हैं कि जब आप किसी मुश्किल प्रोजेक्ट या हालात में घुस रहे हो तो घुसने से पहले ही ये सोच लो कि अगर चीजें गलत हुई तो बाहर कैसे निकलना है। ये सिर्फ चतुराई नहीं, ये रिस्क मैनेजमेंट का एक क्लासिक उदाहरण है जो आज भी बिजनेस स्कूलों में पढ़ाया जाता है। मतलब बीरबल सिर्फ हाजिर जवाब नहीं थे, वो एक बेहतरीन स्ट्रैटेजिस्ट भी थे। तो उनकी शर्त मान ली गई। उन्हें उस कब्र में जिंदा दफन कर दिया गया। मंत्री और नाई मन ही मन जश्न मना रहे थे कि उनका सबसे बड़ा कांटा रास्ते से हट गया। बीरबल सुरंग के रास्ते अपने घर चले गए और हफ्तों तक बाहर नहीं निकले। और ये हफ्तों तक छिपे रहना भी उनकी योजना का हिस्सा था। वो चाहते थे कि उनके दुश्मनों को अपनी जीत का पूरा यकीन हो जाए, ताकि जब वो वापस आएं तो उसका असर कई गुना ज्यादा हो। ये धैर्य का खेल था। वो जानते थे कि सही वक्त पर किया गया एक मूव गलत वक्त पर किए गए 100 मूव से बेहतर होता है। और फिर 3 हफ्ते बाद वो दिन आया, बीरबल दरबार में वापस आए। लेकिन उनका हुलिया पूरी तरह बदला हुआ था। बड़ी हुई दाढ़ी, बिखरे हुए लंबे बाल। उन्हें देखकर तो दरबार में जैसे किसी ने भूत देख लिया हो। सब सन्न रह गए। अकबर भी हैरान थे। उन्होंने पूछा, बीरबल तुम वापस कैसे आए और मेरे पिता कैसे हैं? बीरबल का ये बदला हुआ हुलिया देखिए, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये एक विजुअल सबूत था, एक प्रॉप था उनकी कहानी को सच साबित करने के लिए। ये आज के जमाने की मेथड एक्टिंग जैसा है। उन्होंने सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाई, वो खुद उस कहानी का एक किरदार बनकर आए। बड़ी हुई दाढ़ी और बाल इस बात का प्रमाण थे कि वो सच में एक ऐसी जगह से आ रहे हैं जहां हालात नॉर्मल नहीं हैं। इससे उनकी आगे आने वाली बात का वजन बढ़ना तय था। बिल्कुल। और फिर बीरबल ने वो जवाब दिया जिसने पूरी बाजी पलट दी। उन्होंने कहा, महाराज आपके पिताजी तो बहुत खुश हैं और उन्होंने आपके लिए ढेर सारा आशीर्वाद भेजा है, पर स्वर्ग में एक बहुत बड़ी समस्या है। अकबर ने बेचैनी से पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है? बीरबल ने बड़े दुखी मन से कहा, जहां पना स्वर्ग में बाकी सब कुछ है, बस एक भी नाई नहीं है। इस वजह से वहां सबकी दाढ़ी और बाल बेतहाशा बढ़ गए हैं। आपके पिताजी को एक अच्छे नाई की सख्त जरूरत है। ये कमाल का दांव है। ये तो आज के ज़माने में कहने जैसा है कि मैं मंगल ग्रह पर होकर आया, वहाँ सब ठीक है, बस वाईफाई का सिग्नल बहुत ख़राब है। उन्होंने साजिश करने वालों की बेतुकी बात को पकड़कर उसे एक ऐसे लॉजिकल नतीजे पर पहुंचा दिया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने नाई के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की, कोई आरोप नहीं लगाया। उन्होंने तो बस एक समस्या बताई और उसका समाधान भी सुझा दिया। और समाधान सुनते ही दरबार में हंगामा मच गया होगा। अकबर ने बिना एक पल सोचे हुक्म दिया, फौरन हमारे शाही नाई को उसी तरह जिंदा दफन करके स्वर्ग भेजो। मेरे पिता को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब नाई की हालत देखने लायक थी। वो कांपता हुआ अकबर के पैरों में गिर गया और रो रो कर माफी मांगने लगा। उसने डर के मारे सारी साजिश उगल दी और उन सभी मंत्रियों के नाम भी बता दिए जो इसमें शामिल थे। और ये है क्लाइमैक्स। बीरबल ने बिना एक भी तलवार उठाए, बिना किसी ऊंची आवाज के, सिर्फ दिमाग के इस्तेमाल से अपने दुश्मनों को उन्हीं के जाल में फंसा दिया। उन्होंने ये साबित किया कि सबसे बड़ा हथियार ताकत नहीं बल्कि बुद्धि है, खासकर वो बुद्धि जो सामने वाले की सोच को पढ़ सके और उसके अगले कदम का अंदाजा लगा सके। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक ऐलान था कि तुम मेरे खिलाफ जो भी चाल चलोगे, मैं उसे तुमसे बेहतर तरीके से खेल सकता हूं। इसके बाद तो न्याय होना ही था। अकबर ने उन सभी मंत्रियों और नाई को सजा दी, लेकिन अकबर बीरबल से बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, प्रिय बीरबल, मैं जानता था कि तुम कोई ना कोई रास्ता निकाल लोगे। तुम्हें वापस पाकर मैं बहुत खुश हूं। उन्होंने बीरबल की बुद्धि और हास्य की तारीफ की और उन्हें इनाम भी दिया। इस कहानी का अंत न्याय के साथ होता है, जो इसे बच्चों के लिए एक बहुत जरूरी सबक बनाता है। ये सिखाता है कि अंत में सच्चाई और समझदारी की ही जीत होती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ बीरबल के बारे में नहीं है, ये अकबर के बारे में भी है। एक अच्छा लीडर अपनी गलती मानता है। अकबर समझ गए थे कि वो भावनाओं में बह गए थे और उन्होंने बीरबल जैसे काबिल इंसान की कद्र की। ये दिखाता है कि एक महान साम्राज्य सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि ऐसे बुद्धिमान सलाहकारों को सम्मान देने से भी बनता है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकला?
ये कहानी सिर्फ हंसने के लिए नहीं है। ये हमें सिखाती है कि जब हालात आपके खिलाफ हों तो घबराने या सीधा लड़ने के बजाय एक कदम पीछे हटकर पूरी तस्वीर देखनी चाहिए। बीरबल ने समस्या को समस्या की तरह नहीं बल्कि एक अवसर की तरह देखा, अपने दुश्मनों को हमेशा के लिए सबक सिखाने का अवसर। बिल्कुल। और ये उन पेरेंट्स के लिए एक बेहतरीन टूल है जो अपने बच्चों में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डालना चाहते हैं। ये कहानी सिखाती है कि हर समस्या का हल सीधे टकराव में नहीं होता। कभी कभी आपको लीक से हटकर रचनात्मक तरीके से सोचना पड़ता है। ये धैर्य, दूरदर्शिता और न्याय में विश्वास को मजबूत करती है। ये बच्चों को सिखाती है कि आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा दोस्त है। इसलिए ऐसी कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि चरित्र निर्माण का हिस्सा होती हैं। जाते जाते एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, क्या होता अगर बीरबल अपनी चतुराई का इस्तेमाल करने की बजाय शुरुआत में ही बादशाह के सामने मंत्रियों की साजिश का पर्दाफाश करने की कोशिश करते? ये सोचने वाली बात है। शायद भावुक अकबर उनकी बात पर यकीन न करते और उल्टा बीरबल पर ही जान बचाने के लिए झूठ बोलने का इल्जाम लग जाता। हो सकता है कि बीरबल को सजा हो जाती। ये हमें सिखाता है कि सिर्फ क्या कहना है ये जरूरी नहीं है, कब और कैसे कहना है ये ज्यादा जरूरी है। सही तरीका और सही समय किसी भी लड़ाई का नतीजा तय कर सकते हैं। बीरबल की जीत सिर्फ उनकी बुद्धि की नहीं, उनकी टाइमिंग की भी जीत